नमस्कार दोस्तों। आज हम उसी क्रम में कुछ पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ 30 क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर भी हमारी कोशिश रहेगी कि इसे हम 30 मिनट्स में ही इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्क्राइब करके और सारे क्वेश्चन को आपको प्रस्तुत कर सकें। तो उम्मीद करते होंगे कि हमारी पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आगे की ही ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ा रहे और ताकि हम आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। बताइएगा आप सभी लोग, असम जो है या अरुणाचल प्रदेश है या मिजोरम है या झारखंड है? कुडुख कहाँ की भाषा है? असम की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर झारखंड की? तो यहाँ पर जो सही आंसर है कुडुख जो है वो असम जो है आपका जो है सॉरी कुडुख जो है वो आपकी जो है आपकी झारखंड की जो है आपकी जो है भाषा है। यहाँ पर कुडुख जो है झारखंड में जो है कुडुख भाषा जो है इसे तुरांग में कुडुख भाषा में तुरांग एक शब्द आता है, जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आपका जंगल होता है। तो क्वेश्चन था कि कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन था असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो कुडुख है वो कहाँ की भाषा है, तो वो है आपकी जो है आपकी कुडुख जो है वो झारखंड की भाषा है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त मार्ग है होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूर जाते हैं, फिर पश्चिम में 75 मीटर एक सुरंग पथ पर पार करते हैं, अंत में आप 100 मीटर की दूरी पर ठीक वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। बताइए वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ पर स्थित होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए जो है कुछ जो है मैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें मैप की, अगर हम बात करें तो इधर जो है आपका क्या होता है, इधर जो है आपका ईस्ट होता है, इधर क्या होता है आपका वेस्ट होता है, और इधर क्या होता है आपका नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है आपका साउथ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके और वीडियो के जो जब वीडियो आपकी अपलोड होगी तो उस टाइम मैं इसे सॉल्व करके मैं डाल दूंगा। वैसे भी यहाँ पर जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर जो है इसका जो है आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो 75 मीटर जो होता है आपका जो है 75 मीटर ठीक पूर्व में जो है इसका जो है आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बाकी आप लोग भी इसको जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बाकी मैं इसे वीडियो को अपलोड करते समय मैं इसे जस्ट उसके पास में ही आपको इसको फोल्ड करके और मैं इसके सोल्यूशन भी आपके पास डाल दूंगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 63 है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ये आपकी जो है क्लॉक से क्वेश्चन हर बार आता है, सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ऊपर का भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर बार हर सेट में पूछा जाता है। कह रहा है कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून को 2020 को प्रातः 4:15 पे चली, फिर 7 जून को 2000 को प्रातः 2000 को प्रातः 3:15 पे गांधी धाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल, देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में लिया गया समय, मतलब उस गाड़ी को चलने में लगा कुल समय होता है। ठीक है, उसी फार्मूले पे इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें जो 5 जून 2000 जो है यहाँ जो 20 से लेकर जो है 7 जून 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 2020 होना चाहिए। ठीक है, कि बीच की जो है कितना टाइम लेती है, इसके पहले सबसे पूरे टाइम निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ये लिखा हुआ है आपका 2640 लिखा हुआ है, 2640 को जो भी आपने टाइम निकाला होगा उसको उससे क्या कर देंगे, आप इसे डिवाइड कर देंगे। सिर्फ डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो आंसर भी है वो किलोमीटर पर हावर में है, ना कि मीटर पर सेकंड में है। तो जो भी यहाँ पे टाइम आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे इसका जो आंसर होगा, जो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा आपके अनुसार इसका आंसर क्या आ रहा है।
लास्ट में वीडियो को अपलोड करते समय इसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 50, यहाँ पर जो इसका 56 जो ऑप्शन है ये क्या है, बिल्कुल आपका क्या है यहाँ पे राइट है। यानी जो उसकी किलोमीटर पर घंटे की जो रफ्तार है वो आएगी 56 किलोमीटर पर हावर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो देखिए मधुमक्खी पालन के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन के लिए जो है सबसे अच्छी अवधि होती है, और यही जो है लीची पालन के लिए भी ये भी यही समय क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेल्को का उपयोग बहुत से चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था। तो वेल्क्रो का निर्माण जो है किसने किया था। तो वेल्क्रो का निर्माण जो है हमारे जॉर्ज मेस्ट्रल साहब ने किया था। जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में जो है शायद जॉर्ज मेस्ट्रल ने जो है इसकी जो है क्या कहती थी आपकी खोज किया था जॉर्ज मेस्ट्रल साहब ने। तो वेल्क्रो का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो जॉर्ज मेस्ट्रल के द्वारा जो होता है वेल्क्रो का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ये एक जैसे कि हमें जो चप्पल वगैरह जो पहनते हैं, जो सैंडल वगैरह जो उसमें जो चिपकाने वाला जो पदार्थ होता है, एक्चुअली वहीं से उन्होंने हमने बचपन में देखा भी होगा कि एक अजीब तरह का जो है एक बीज आता था जिसको बालों में या फिर कहीं फेंक देने पर वो लपेट लेता था। तो उसी को देखकर इनको प्रेरणा मिली और वहीं से इन्होंने जो है इसका क्या किया, अपने निर्माण कर दिया। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है। देखो संघ शासित प्रदेश कौन से होते हैं, जो यूनियन टेरिटरी होती हैं वो संघ शासित प्रदेश होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हो सके तो मैं इसको डाल दूंगा। इसका ट्रिक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश को याद करने का जो है, चलो दिल दो लद्दाख जाकर। क्या कहेंगे, चलो दिल दो लद्दाख जाकर। जो उसमें च से होता है आपका चंडीगढ़ होता है, दिल से दिल्ली होता है, दमन दीव दादरा नगर हवेली हो जाती है, पांडुचेरी हो जाती है और लद्दाख हो जाता है। यहाँ पर देखिए उन जो ट्रिक में क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ पर जो आ रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर क्या है, ये एक क्या है आपका केंद्र शासित जो है आपका क्या है प्रदेश है, यह जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। आइए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 67 क्या कहता है। 67 कह रहा है हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। तो एल्युमिनियम की जो खान है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो हमारे देश के नीचे दिए राज्यों में जो एल्युमिनियम की जो खानें हैं वो हमारे उड़ीसा जैसे राज्यों में है। उड़ीसा जो है वहाँ पे एल्युमिनियम का खान है। तो आइए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। देखिए ब्रेल लिपि दे रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। देखिए लुइस ब्रेल नाम के एक जो है एक व्यक्ति थे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक ही थे, जो एक तरह से जो है बहुत ही मतलब कि वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक देखने में दृष्टिबाधित थे। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं थे लेकिन बाद में वो दृष्टिबाधित हो गए थे। तो उन्होंने इस अपने आप मतलब वो पढ़ना चाहते थे और इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया कि एक विशेष तरह की लिपि का निर्माण किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया, और उसको लुइस ब्रेल द्वारा इसको क्या किया गया था, तो इसका प्रतिपादन किया गया था। तो अगर आएगा कि ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था या फिर इसकी खोज किसने की थी, तो लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था। और ये जो होती है आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें कागज के उभरे होते हैं, नुकीले नुकीले उभरे होते हैं, और टोटल जो है 6 बिंदुओं पर पूरी जो है ये लिपि आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि पर जो मोटे कागज होते हैं उसमें बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6 बिंदुओं पर क्या होती है, वो आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्यों को करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिससे इन चरणों का सही क्रम में दिया गया है। मतलब जब प्याज की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है, हमको आपको क्या करना है, ये बताना है कि प्याज के जो सही क्रम है उसका क्या है।
तो देखिए अगर बात किया जाए प्याज के जो सही क्रम की, तो सबसे पहले दिया हुआ है मृदा को खोद कर नरम करना। देखिए किसी भी फसल को अगर हमें लगानी होती है तो हमें सबसे पहले मृदा को खोद कर तो नरम करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी फसल हो, कोई भी कुछ भी हो। मदर मृदा को पहले खुदाई की जाती है उसकी, फिर इसके बाद जो उसमें पानी वगैरह डाल के उसको मृदा को नरम किया जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट दिख रहा है, मतलब सबसे पहले तो यही होगा। इसके बाद जो है आपका क्या कह रहा है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। नहीं, ये तो काटने का प्रोसेस तो क्या है, जब अभी प्याज लगा ही नहीं, प्याज हुआ ही नहीं तो काटेंगे कैसे, पहले प्याज तो होने दो। इसके बाद अगला ऑप्शन बीज बोना। देखिए पहले क्या करेंगे कि मिट्टी को नरम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बीज बोएंगे। तो यहाँ पे ए के बाद आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, खरपतवार हटाना। हाँ, फिर बीज बोएंगे, फिर आसपास में जो भी खरपतवार होंगे उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर प्याज को उखाड़ कर क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, और फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर हटा देंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ए के बाद फिर सी के बाद फिर आपका हो जाएगा डी के बाद ई, और ई के बाद लास्ट में बी। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो ए है, ए सी डी ई और बी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आप में से जितने लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो वो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं आप सभी। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमारे देश में एक स्थान जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है। अब देखिए क्या कह रहा है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ठंडा रेगिस्तान जो होता है वो हमारा लेह लद्दाख को जो है हम ठंडे रेगिस्तान के नाम से जो है जानते हैं। इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि लेह लद्दाख में जो लोग होते हैं स्वागत को झूले झूले के नाम से जानते हैं। और यहीं पे भी जो है यहाँ पर एक चांगपा जनजाति पाई जाती है, जो है रेबो नामक टेंट में जो लोग बहुत ही पहाड़ों के ऊपर जो है रहते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, ठंडी पड़ती है, इसीलिए इसे हम ठंडा रेगिस्तान के नाम। यहीं पर जो है एक पश्मीना शॉल जो होती है, लेह लद्दाख में ही एक विशेष तरह की बकरी पाई जाती है, पश्मीना बकरी होती है, जिसके एक बाल जो होती है वो हमारे 6 बाल की जो है, उस हमारे एक बाल में उनके 6 बाल आ जाते हैं। इतने पतले बाल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं वो, ठीक है, पश्मीना जो शॉल होती हैं। और एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ है, ठंडा रेगिस्तान किसे नाम से जानते हैं, तो लेह लद्दाख को जो है ठंडे रेगिस्तान के नाम से क्या करते हैं, तो जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लिखे, नीचे लिखा, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। किसके भीतर बीज होते हैं, तो आप तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर दोगे। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहला क्या है, खीरा, इसमें क्या रखा है, लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। जिनके भीतर बीज होते हैं उनको ही बस चुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनके भीतर बीज नहीं होते उन्हें चुनना है, जिनके होते हैं उन्हें। देखिए क्या कह रहा है, पहले खीरा, खीरा में बीज होता है। फिर क्या कह रहा है, चीकू, चीकू में भी होता है। भिंडी में भी होता है, ठीक है। प्याज में बीज नहीं होता है, तो यहाँ प्याज में बीज नहीं होता है, इसलिए प्याज यहाँ पर आ गई, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है करेला, करेले में होता है। खीरा, खीरे में भी होता है। चीकू में भी होता है। भिंडी आलू में नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती। देखिए नाशपाती में भी होता है, टमाटर में भी होता है, भिंडी में भी होता है, चीकू में भी होता है, खीरा में भी होता है, और करेले में भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, राइट लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ फोर्थ ऑप्शन में आलू दे दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों करेक्ट है भैया, क्योंकि इसमें जो है आपके जो ऑप्शन नंबर सी है इसलिए करेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन में ही यही पूछा था कि ऐसे जो है, मतलब आप यहाँ पे जितने भी श्रेणी में जो दिए हुए हैं उनमें से ऐसे चढ़ना है जिनके बीज बीज होते हैं। अगर ऐसा कहता बीज नहीं होते हैं तो ऑप्शन दूसरा होता, बट यहाँ क्वेश्चन था कि जिनके अंदर बीज होते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा होता है परंतु भालू नहीं होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है। तो देखिए ये क्या है, एक हमारा एक विशेष प्रकार का एक यहाँ पर जो है एक जो है आपका जो है भालू जैसा जो जीव है या जंतु है, यहाँ पे उसका नाम है आपका स्लॉथ। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लॉथ हो जाएगा। स्लॉथ एक ऐसा प्राणी होता है जो भालू की तरह दिखता है बट भालू नहीं होता है। पेड़ पे उल्टे लटक के सोता है, 17 घंटे ये उल्टे लटक के सोता है, और हफ्ते में एक बार जो है पेशाब करने के लिए, शौच करने के लिए जो होता है, ये क्या होता है आपका, नीचे उतरता है आपका।
और इस पूरे जीवन काल में इसमें 40 वर्षों का इसका जीवन काल होता है। केवल 8 वृक्षों पर जाने का ही पूरे जीवन काल में ये कष्ट उठा पाता है, और जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। ठीक है, जब तक उस पेड़ की पत्तियां खत्म नहीं हो जाती तब तक यह उसी पेड़ पे जो है रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्लॉथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। जितने लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर स्लॉथ लगाया होगा वो बिल्कुल सही लगा रहे थे। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ घरों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इन घरों को ध्यान से देखते हैं और उसको करते हैं। लिखा है, कॉलम में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उस स्थान के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण को मिलान कीजिए। देखिए असम, देखिए असम में क्या होता है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के बम्बू के ऊपर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो और लद्दाख, लद्दाख में क्या होता है, पत्थरों और लकड़ियों के घर बने होते हैं, समतल छतें होती हैं। ठीक है, मनाली, मनाली में भी पत्थरों और लकड़ियों के ही घर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बारिश होने के कारण, स्नोफॉल होने के कारण यहाँ पर जो छतें होते हैं वो ढालूदार बनाई जाती हैं। और राजस्थान, राजस्थान क्या होता है, राजस्थान में कटेली झाड़ियों से, मिट्टी से, बाकी चीज़ों से घर बनाए जाते हैं। अब आइए हम एक एक चीज़ करके मिलाते हैं। असम, असम में हमने जाना कि असम में जो घर होते हैं वो बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। तो पहले का ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं पहले का ऑप्शन नंबर 3 किस में है। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर 3 पहला, तीसरा और चौथे में है। इसके बाद लद्दाख, लद्दाख के घर कैसे होते हैं, तो लद्दाख के घर जो होते हैं वो आपकी लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पत्थर और लकड़ी से बने ढालूदार, ढालूदार नहीं होते हैं, क्योंकि ढालूदार किसके होते हैं, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश का हमें पता चल गया कि सी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखते हैं सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहाँ कहाँ है। देखो सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ एक ही में है, तो यहाँ से भी हम बिल्कुल आसानी से, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, बिना एक ऑप्शन से भी हम आसानी से क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल जो है आपका राइट हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल क्या है, आपका राइट है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 74 है। जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया था वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वो देश कौन सा है, तो वो देश हमारा होता है अर्जेंटीना। ठीक है, ये क्या है, अर्जेंटीना जो है हमारे देश का क्या है, बिल्कुल एक सापेक्ष, हम उसके उल्टे हैं अगर नक्शे में अगर हम देखा जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। जितने लोग भी अर्जेंटीना जो है आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75, इसको देखते हैं ध्यान से और करने की कोशिश करते हैं। अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक या कीटनाशी का अधिकतम उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसे खेतों की मृदा को क्या कर देगा। देखिए बार बार अगर आप जो है कीटनाशक का प्रयोग करोगे, कीटनाशियों का प्रयोग करोगे, तो आपका खेत एक समय के बाद जो है क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, आइए जो है हम देखते हैं, ऑप्शन चलते हैं। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी होगा, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बनाएगा, जुताई और बुनाई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः किसी फसल के उगाने के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त बनाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब खेत पूरा क्या हो जाएगा, आपका बंजर हो जाएगा, तो आप जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है जैविक खादों का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादातर जो है कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल राइट है। जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आपका सही आंसर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 के सही ढंग से प्रस्तुत करता है। देखिए अब 6 थीम क्या क्या हैं उसको पहले हमें जानना पड़ेगा कि ईवीएस के जो 6 थीमों क्या है। देखिए सबसे पहले थीम कौन सी आती है, सबसे पहले थीम आती है परिवार और दोस्त आता है। ठीक है, हम परिवार में रहते हैं, दोस्तों के बीच में रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, भोजन आता है, फिर पानी आता है। ठीक है, फिर यात्रा आती है। फिर इसके बाद जो होता है, हम चीज़ों को कैसे करते हैं, वी कैन डू आता है, हम चीज़ों को कैसे करें आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आवास आता है। तो ये 6 थीम है आपकी। तो इसी में से जो 6 थीम है वो कौन कौन से देखते हैं। पौधे जानवर नहीं है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, भोजन आवास यहाँ पर, और पौधे और पदार्थ ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है। काम और खेल ये भी गलत है। तो यहाँ सिर्फ थीम के बारे में पूछा था ना कि उप थीम के बारे में पूछा था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा,
इसके बाद जो है आवास और हम चीज़ें कैसे करें या कैसे बनाते हैं, ये हो गए 6 थीम टोटल आपकी। तो 6 थीम है टोटल ईवीएस की। आगे की तरफ पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। 77 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो आपका क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन 77, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। देखिए पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो एक तरह का शैक्षिक और शैक्षिक दोनों मतलब कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन दोनों को शामिल करता है। सारे रिकॉर्ड होते हैं साल के शुरू से लेकर साल के अंत तक के सारे रिकॉर्ड बच्चे के रखे जाते हैं पोर्टफोलियो में। आइए जानते हैं, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले पदार्थों का चयन करना। पहला, एक शिक्षार्थियों के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। ठीक, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और अपने और उनके अपने पोर्टफोलियो को शामिल करवाना। और ऑप्शन नंबर डी है, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों को कामों को विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है कौन सा राइट होगा उसको सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन था, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। देखिए भाई जो भी काम का जो है चयन करना है, कौन कौन सी कामों को जो है पोर्टफोलियो में अपने क्या करेंगे, शामिल करेंगे। एक तरह का ये रिकॉर्ड ही होता है पोर्टफोलियो। फिर क्या कह रहा है, एक जो है शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सिर्फ शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं को नहीं चयन करना है भाई, उसके प्रोग्रेस के बारे में, उसके डाटा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है हमको। उसके मतलब वो क्लासरूम में से लेकर बाहरी दुनिया, माता पिता, उसके क्लासरूम में मतलब कितने मार्क्स आए, क्या है, ये सारी चीज़ों को जो है डाटा में उसके, वो ये नहीं कि उसको क्या क्या वस्तु पसंद है उन चीज़ों को रखना है, ऐसा ऐसा नहीं होता है उसमें। सी ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को अपने काम का चयन और उनके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये बिल्कुल राइट है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों को के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर जो ये जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, डी, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे थे वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ईवीएस के बारे में 2005 जो एनसीएफ जो है, ठीक है, नेशनल जो है आपका जो करिकुलम जो है आपकी फ्रेमवर्क जो है वो क्या कहता है, एनसीएफ कह रहा है ईवीएस पाठ्यक्रम के पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। तीसरा कह रहा है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। चौथा कह रहा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण का एकीकरण है। तो यहाँ पर जो है 78 नंबर का जो क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है वो क्या है कि जो हमारा जो ये ईवीएस के जो पार्ट होता है उसमें ईवीएस का पाठ्यक्रम में विज्ञान भी शामिल है, सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, प्राइमरी में पर्यावरण शिक्षण भी, इन सभी का जो है एकीकृत रूप है, एकीकरण रूप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने लोग जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, आपका राइट कर रहे हैं। आइए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आपका सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। मतलब उसके पास में जितने भी ईंधन हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर जो भी चीज़ है आपके केरोसिन हो गया, उसका सर्वेक्षण करने के लिए कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी कौशल है, कौन सी प्रक्रिया कौशल है जिसमें विकसित किया जा सकता है। मतलब ये कार्य कराकर, बच्चों में ये कार्य कराकर, ये सर्वेक्षण कराकर उनके अंदर कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित कराई जा सकती है। तो आइए परिकल्पना, परिकल्पना तो भैया कल्पना तो परिकल्पना तो यहाँ पर जो है, यहाँ सर्वेक्षण पे जा रहा है। परिकल्पना यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन से सुनने के कौशल या पूर्व अनुमान और रिपोर्ट के कौशल। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका इसका होगा 79 का जो है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यानी रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जो जो इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, उसका सर्वेक्षण करने के लिए कौन कितना इस्तेमाल किया, कितना, सबके एक रिकॉर्ड होना चाहिए, और उनके सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए ही ये प्रक्रिया कौशल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, जो तीसरा नंबर है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं।
और अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। और 80 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व क्या है। सीखने के लिए निरंतर कंटिन्यूअस आपको जो सीखना है वो निरंतर आपको करते रहना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है उसको आपको चुनना है। पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसका उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। भैया ऐसा नहीं है, निरंतर आकलन का मतलब बच्चों को फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं है। तो ए ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अगर ऑप्शन के थ्रू जाएं तो देखो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये तीनों सॉरी गलत हो गए। तो बचा सिर्फ क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थात जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इस ऑप्शन का बिल्कुल सिर्फ एक, अगर आपको एक गलती पकड़ में आ गई ना तो सिर्फ आप जो है क्रिटिसाइज करना अगर सीख जाएंगे ऑप्शंस को, तब भी आप जो है क्वेश्चंस के हल तक बिना टाइम गवाए आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। इसे सीखने की स्थिति निहित की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। या शिक्षकों के शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो ये भी बात बिल्कुल जो है आपकी बी और सी, डी तो नहीं सही लग रहा है, क्योंकि सह शिक्षक को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है बी और सी ही राइट है बिल्कुल, ठीक है। और डी भी क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो डी यहाँ भी डी था, यहाँ भी डी था, ऐसे भी आप कैंसिल हो गए। और यहाँ तो ए सब में था तो ए गलत है, तो बाकी सारे भी क्या हो गए, गलत हो गए। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर 3 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। आइए चलते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर जो है क्वेश्चन वो हम क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कुणाल नाम का एक लड़का है ने कपड़ों के बधेज की रंगाई के कार्यशाला और के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, इनमें से क्या उपलब्ध है। वो क्यों स्थानीय कारीगर को ही क्यों चुना, उसने कहीं और से क्यों नहीं लगाया। क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल को सराहना करे। ऐसा नहीं, स्थानीय कारीगर रहेगा, सराहना करने के लिए सिर्फ नहीं बुलाया जा रहा है किसी चीज़ को, उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। बस मतलब कोई आया उसकी हमने खूब तारीफ कर दी, इससे बच्चों को कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये शिक्षार्थी टाई और रंगाई में प्रयोग हुए तकनीकी का सराहना करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, सराहना नहीं। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद मिलेगी। हाँ, जैसे कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ का आएगा आसपास का, तो जो भी बच्चे होंगे जिस हिसाब से वो बोलेगा, तो उसमें भाषा का जो शिक्षक है उसने इसलिए बुलाया है ताकि बच्चों को जो होता है आसानी भाषा सीखने में मदद मिलेगी। तो ये पॉजिटिव लग रहा है। फिर क्या चौथा पढ़ते हैं, टाई और डाई के हाथ से अनुभव प्रदान करेंगे, नहीं। तो यहाँ पे सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर बिल्कुल जो है क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 82, ठीक है। 82 पे चलते हैं। 82 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं। उन्हें विद्यालय के वातावरण में समायोजित करने की समस्या है। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में आपको जो है क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है धैर्य धैर्यवान होंगे ताकि स्वभाव के रूप के समय के साथ समायोजित हो सके। ठीक है, टीचर को धैर्यवान होना चाहिए ताकि समय के साथ समायोजित, बच्चों को समय के साथ समायोजित होने के लिए उसको थोड़ा मौका देना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर भी आगे बढ़ेंगे। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों, केवल शब्द आ गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी पढ़ ले। एक समूह बनाएंगे और उस समूह में कार्य देंगे, तो केवल शब्द तो बिल्कुल ऐसे ही गलत है। ठीक है, आगे करेंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन के को तुरंत स्वीकार करके और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहित करेंगे मतलब। अगला है उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानी को भी साझा करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या है आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि उन्हें अन्य अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। कोई बच्चा बाहर से अगर आया है तो ये नहीं है कि उसको क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट देना है ताकि वो अच्छे से घुल मिल सके, बातचीत कर सके, और वो जो भी बताता है उसको हम सुनेंगे। ऐसा नहीं कि उसको हम निगलेक्ट कर देंगे या फिर उसको हतोत्साहित कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा था वो ऑप्शन नंबर 4 लग रहा था। आइए चलते हैं 83 पर। 83 क्या कह रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है 83, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। इस समुदाय को संसाधन के रूप में हम
कैसे हम प्रयोग करेंगे इसके बारे में जो है बात करना है। पहला ऑप्शन है आपका, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। अनायास भैया कोई भी ज्ञान को ऐसे ही बस मान लेंगे, ये तो गलत है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय जो है बिना प्रश्न के भैया करे, ऐसा नहीं है, समुदाय में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कोई भी बात ना आप अगर करेंगे तो बच्चा जो है उससे प्रश्न पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों है, कैसे है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए फैलाना, ऐसा कुछ नहीं है। समुदाय को अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी है और इनमें उन्हें शामिल होने की क्या है आपका ज़रूरत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि यहाँ बच्चा जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव है। समुदाय में अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इनमें उन्हें शामिल होने की क्या है ज़रूरत है। तो ये ऑप्शन भी, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का क्या औचित्य है, तो समुदाय को अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी होनी चाहिए और उन्हें शामिल होने की क्या करना है ज़रूरत भी है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नाराज होगा भाई, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। ठीक है, कोई नाराज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन अगले चलेंगे, 84 पे पढ़ेंगे। 84 नंबर क्या कह रहा है, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा, यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। उसने कहा कि अपने स्कूल का जो है वो मानचित्र बनाओ और देखो तुम्हारे स्कूल का कैसा रूपरेखा बनता है वो बताओ। इससे उससे विकास में सहायक, किस विकास में, पूर्वानुमान और गणना कौशल में। देखिए डिसकैल्कु डिसलेक्सिया यहाँ पे गणना कौशल तो कुछ है नहीं, मानचित्र की बात कर रही है तो गणना करना नहीं है। आंकड़ों का विवरण ये होगा भी, ये भी नहीं हो सकता है। अभिविन्यास के सापेक्ष स्थिति की समझ, देखिए जब स्थिति की समझ होगी तभी कोई भी जो है आर्किटेक्चर जो होता है वो घर की जो है नक्शे की या फिर बाकी चीज़ों को बना सकता है। भूदृश्य को खींचने कौशल, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी लग रहा है वो बिल्कुल क्या लग रहा है आपका, राइट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा आपका, सी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे नहीं है, जो गलत है वही सही होगा। विद्यालय ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल राइट है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, बिल्कुल। देखिए यहाँ जो परे हो शब्द लिखा है ना, ये इसको पॉजिटिव बना दे रहा है इस वाक्य को, यानी रटंत पे सिर्फ आधारित नहीं होना चाहिए, रटने पे आधारित नहीं होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। परीक्षा को आसान बनाना है, परीक्षा को आसान बनाना ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लग रहा है। आगे नहीं नहीं, परीक्षा को मतलब बच्चों को इसलिए तो किया जाता है ना कि बच्चों को पेपर थोड़ा सा मतलब आसान बनाया जा सकता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही लग रहा है। परीक्षा को आसान बनाना उद्देश्य हो सकता है कि ज़्यादा कठिन परीक्षा नहीं ले जाए बच्चों से, उतनी ले जाए जिसमें बच्चे के जितनी जो है क्षमता है। पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, देखो ये भी सही लग रहा है। परीक्षा को आसान बनाना, क्या ये पॉइंट आपके हिसाब से सही है? आप सही बताइए, इसका ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, 85 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए 85 के लिए। ठीक है, चलिए फिर से एक बार 85 को पढ़ते हैं, शायद दोबारा पढ़े तो चीज़ें हमें समझ में आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। बार जोड़ना, रटन विधियों से परे होना, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वो पाठ्य पुस्तक सीमित न रहो। देखिए आसान बनाना, यही थोड़ा हमको डाउट लग रहा है और ये जो यही डाउट है अर्थात यही गलत है, तो यही ऑप्शन जो है क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बाकी जो है आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसका क्या ऑप्शन नंबर सी ही सही है। 16 दिसंबर का जो है ये पेपर है, आंसर शीट से आप मैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। ठीक है, 2 मिनट मैं खुद मैच करा लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग हमें। ठीक है, तो हाँ ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वही बिल्कुल, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही राइट है, ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने मिला लिया, बिल्कुल यही आपका क्या है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना चाहिए। ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते समय किस चीज़ से बचना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है आपका है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं और करते हैं। क्या होना चाहिए, किससे बचना चाहिए, छात्रों को जानकारी एकत्र करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ये तो बात सही है। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना के तत्काल रिकॉर्ड करने चाहिए, ये भी सही है। आकलन के आधार के रूप में
रूप में समूह का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, एकल से बढ़िया समूह में। आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से, तो हाँ, तकनीकी भाषा के उपयोग करने से क्या होना चाहिए, हमें बचना चाहिए। तकनीकी का जो कम प्रयोग करना है भाई, लोकलिटी का ज़्यादा यूज करना है, भाषा के मातृभाषा, ये भाषा, बाकी चीज़ों का यूज करना है। टेक्निक भाषा नहीं यूज करनी है। बच्चा समझ ही नहीं पाएगा तो फिर कर नहीं पाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रोनाल्ड रॉस ने इन्होंने मलेरिया बताया था कि मच्छरों से मलेरिया होता है। 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था जब उन्होंने सिकंदराबाद अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट खोलने के लिए उसे काटा और उसे सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छा करना चाहिए। शिक्षक को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझ में मदद करती है। देखिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें इसको नेगेटिव लेंगे। अगला है, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में रोचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सी ऑप्शन सही है। विज्ञान के इतिहास की सराहना करनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन जो है क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। बाकी ए, सी और डी। ऑप्शन कौन सा, ए, सी और डी? ऑप्शन नंबर जो 2 है यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, आपका राइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बी हो जाएगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ए, सी और डी। आगे की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा। 88 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा के एकीकृत करना चाहते हैं। यदि आप संसाधन का सुझाव देंगे तो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? सबसे उपयुक्त क्या है? बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। देखिए बच्चा जहाँ एक्टिव हो वही सही होगा। यात्रा पर दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यात्रा के संसाधनों मॉडल, या फिर बच्चों को यातायात पर अपने अनुभव। तो जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे है, आप लोग खुद बताइए कि यहाँ बच्चा जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव वहीं होगा जब वो आसपास के पड़ोस को जानेगा, समझेगा, अपने खुद के अनुभव को क्या करेगा, साझा करेगा। तो वहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा क्या है, आपका एक्टिव है। और बच्चा जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल क्या है, आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 की तरफ चलेंगे। 89 क्वेश्चन कह रहा है, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती हैं और जानना चाहती हैं कि उनके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों को कैसे जवाब देंगे? पहला है ऑप्शन, आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे। दूसरा है, पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे। तीसरा है, इस विषय में शिक्षार्थियों के साथ अलग से चर्चा करेंगे। चौथा है, उन्हें अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। देखिए चर्चा शब्द जो होता है ईवीएस में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अवलोकन करना इम्पोर्टेंट होता है, चर्चा करना इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब इस जो है ईवीएस की क्लास के जो सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है ये है, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के लिए महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि ये कक्षा की एकसरता का विराम प्रदान करते हैं, विराम नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करते हैं। वे शिक्षार्थियों को मजे करने की थोड़ी नहीं होता है कोई भी चीज़। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। इसका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। देखिए ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या कर लग रहा है, हमको राइट लग रहा है इसमें, क्योंकि बच्चा यहाँ सबसे ज़्यादा वे विद्यार्थियों को अपने पैटर्न खोजने देने के लिए क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने आज जो है ये बाकी क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो भी हमने क्या कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ जो है हम बाकी जो हिंदी के हैं और संस्कृत के भी हैं जो क्वेश्चंस, उन्हें भी हम आगे करेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा आज का ये सेशन जो है आपका कंप्लीट होता हुआ। आप बताइएगा आपने 30 में से कितने नंबर्स आप लोगों ने इसमें 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे, बिल्कुल सही बताइएगा, कोई बनावटी नहीं। और चैनल अगर आपको हमारी वीडियोज़ अगर पसंद हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।